बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं मोनोसेक्राइड्स में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट थी, ठीक है, हम उनका देखेंगे ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इससे पहले हमने जो देखे, हमने स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट देखे, या आप अगर रिवाइज कर लें कि पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या थी हमारे पास के वो मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, डाइसेक्राइड्स हो सकते हैं, या ओलिगोसेक्राइड्स हो सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड बन जाते हैं। फिर हमने देख लिया कि उनमें से कुछ होते हैं जो कार्बन होती है, कुछ कार्बन जो होती हैं वो कायरल होती हैं, मीन कि उस कार्बन के इर्द गिर्द जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं और वो स्टीरियो आइसोमर्स बना सकती हैं, ठीक है, वो मिरर इमेजेस बना सकती हैं। तो उसकी बेस पे हमने देखा कि हर जो है हमारे पास कार्बन एटम्स जो भी हमारे पास 3 कार्बन है या 4 है या 5 6 7 कार्बन कंटेनिंग जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके अंदर हमने कायरल कार्बन्स देख ली, उनके डिफरेंट आइसोमर्स देख लिए, स्टीरियो आइसोमर्स देख लिए, जैसे ग्लूकोज के आपने देखे हैं, ठीक है, और इसी तरह उनके आइसोमर्स के साथ साथ एपीमर्स भी देख लिए, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हमने देखना है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना इन सेक्राइड्स का, मोनोसेक्राइड्स का, उसमें ये जो है ना ये स्ट्रेट चेन में नहीं होते, ये एक्चुअली हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये साइक्लिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये कैसे साइक्लिक फॉर्म कैसे बनती है। कि ग्लूकोज हमने 6 कार्बन जो है देख लिया कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होती हैं, एक कार्बन जो है वो कार्बोनाइल वाली, और बाकी 4 उसके अंदर जो है कायरल कार्बन है, और एक जो है सबसे लास्ट वाली कार्बन होती है। तो वो कैसे जो है वो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम उसी की तरफ अब जाएंगे, हम उसको देखेंगे कि कैसे ये रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, द कॉमन मोनोसेक्राइड हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव यू दस फॉर रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस एज स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इससे पहले जितना भी था कि हमने क्या किया कि एल्डोसिस और कीटोसिस को क्या किया था, स्ट्रेट चेन में जाहिर किया था। इनफैक्ट in the aqueous solution, the aldotetrosis and all the monosaccharide with the 5 or more carbon atoms in the backbone occur predominantly as cyclic or ring structure, ठीक है। 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन जिसके भी हैं, तो वो क्या कर रहा है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब कैसे होता है, इन विच द कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ अ हाइड्रोक्सल ग्रुप अलोंग विद द चेन, कि एक कंपाउंड की जो कार्बोनाइल है उसकी जो ऑक्सीजन है वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही है, ठीक है। क्योंकि उसने क्या कहा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो उसकी साथ जो ऑक्सीजन है वो दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। In which the carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of a हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो क्या बना रहा है, क्या कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिंग स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ अ जनरल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म अ डेरिवेटिव कॉल्ड हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ठीक है। कि कहते हैं कि ये उसी तरह का रिएक्शन है जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर वो फुली जो है एसिटल और कीटल बन जाता है, ठीक है। तो ये हम इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल वाले रिएक्शन को, ठीक है। कि एक साइड पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरी साइड पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जब ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये पार्श यहाँ से ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि H यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे।
तो क्या होगा कि यहाँ ये वाला ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा कि H को अपनी तरफ अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। अब दूसरी साइड पे ये नेगेटिव रह गया, तो ये नेगेटिव जो है वो इधर कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि जिसके अंदर एक साइड पे R है, एक साइड पे H है, और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होके यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे OR लग गया अल्कोहल का। ठीक है, अब ये इसलिए इसको R1 और R2 कहा है कि यहाँ पे कोई भी चेन हो सकती है। ठीक है, R का कोई भी कार्बन लेंथ हो सकती है, ये डिफरेंट होंगी, तो इसलिए इसको R1 और R2 कहा गया। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि ये तो था फर्स्ट स्टेप, इसका जो है था हेमी एसिटल फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि कोई और अल्कोहल भी है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो वाला यहाँ पे आएगा कि जब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से क्या हो कि H और OH मिलके क्या बना दें, वाटर। ठीक है, यहाँ से ये OH और ये H मिलके वाटर बना दें, तो यहाँ पे ये जो OR3 जो है वो यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इन दी एंड हमारे पास क्या बन गया, एसिटल बन गया। यही सेम प्रोसेस जो है कीटोन के लिए है। उसमें क्या है कि एक साइड पे हाइड्रोजन लगी हुई थी, तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के बजाय कोई भी R ग्रुप हो सकता है, तो इसलिए इसको R1 R2 का यहाँ पे थर्ड वाली आ रही है। तो सेम प्रोसेस के ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये हाइड्रोजन को अटैक करेगी, और ये जो है क्या होगा, ये नेगेटिव आयन जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये यहाँ थर्ड OR3 लग गया। अगर हम फोर्थ वाला भी लगाना चाह रहे हैं, तो ये OH और H मिलके वाटर बना देंगे, और ये OR4 जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको कीटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये रिंग फॉर्मेशन का सेम प्रोसेस है कि एल्डिहाइड का जैसे अल्कोहल के साथ मिलके हेमी एसिटल बनाते हैं, या कीटोन अल्कोहल के साथ मिलके हेमी कीटल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। The formation of these ring structure is a result of a general action between the alcohol and aldehyde or ketone to form a derivatives called hemiacetal or hemiketal, which contain an additional asymmetric carbon atom. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा हो जाती है, and thus can exist in two stereoisomeric form, कि वहाँ पे भी क्या है, टू stereoisomeric form बन सकती है इसकी, कि एक क्या हो सकती है, डी वाली हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, एल वाली हो सकती है। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज इन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल इन विच द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप at carbon 5 has reacted with the aldehydic carbon 1, rendering the latter carbon asymmetric and producing the two stereoisomer designated as alpha and beta. ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन किस किस का होगा, पहली कार्बन के ऊपर जो रिएक्शन है कार्बोनाइल ग्रुप का, और जो फिफ्थ कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। ठीक है, इसका और इसका रिएक्शन होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा कि कार्बन 1 का और कार्बन 5 के ऊपर जो हमारे पास कार्बन 1 पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बन 5 के ऊपर जो है OH ग्रुप, इनका रिएक्शन होगा जैसे हेमी एसिटल वाला रिएक्शन था। तो उस रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या है कि दो डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा। अभी हम इसको देखेंगे कि ये अल्फा और बीटा इसको क्यों कह रहे हैं, कि सेम वही प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से क्या है कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होगी, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी हैं, तो वो इसके साथ अटैक करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बॉन्ड बन के दो डिफरेंट टाइप की हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसको क्या नेम देते हैं। एल्डोहेक्सोसिस आल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म हैविंग 5 मेंबर रिंग। ठीक है, अब ये जब बनेगा तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा, 6 कार्बन, तो ये ऊपर देख रहे हैं आपके, ये बाहर निकल आएगी। ठीक है, पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है पांचवी कार्बन के OH के साथ, ये है पांचवी कार्बन और OH, और ये जो 6 कार्बन है ये वैसे ही ऊपर की तरफ आ जाएगी।
ठीक है, पांचवी कार्बन के OH के साथ और फर्स्ट कार्बन पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, aldohexoses also exist in the form have a 5-member ring which because they resemble with the 5-member ring compounds furan के जो 5-member ring हमारे पास होता है उसको हम furan कहते हैं, तो उसकी resemblance है उसके साथ, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, फ्यूरानोजेस कह रहे हैं कि 6-member ring जो है, जो ग्लूकोज है वो जो कंबाइन हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम फ्यूरानोजेस कहेंगे। However, the 6-member aldopyranose ring is much more stable than the aldofuranose ring. Okay, इसको हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग कि हमारे पास क्या है, हेमी एसिटोल और हेमिकीटल बन रहे थे विच कंटेन एंड एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दस कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमर्स के हमारे पास क्या है, 2 स्टीरियो आइसोमर्स और बन जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, ग्लूकोज के केस में अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा और बीटा डी ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन एज इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल in which the free hydroxyl group adds carbon 5 react with the aldehydic carbon 1 and rendering the later carbon asymmetric and producing 2 stereoisomers designated at alpha and beta. These 6-member ring compounds are called pyranoses. अगर हमारे पास जो है 6-member ring है तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि pyranoses because they resemble the 6-member ring compound pyran, कि अगर ये 6 मेंबर से मिल रहे हैं तो ये पायरानोजेस होंगे, अगर ये 5 मेंबर से मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, फ्यूरानोजेस हो जाएंगे। The systematic names for the 2-ring form of D-glucose are alpha D-glucopyranose और बीटा D-glucopyranose। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है कि ये 5-member रिंग बनाएंगे तो ये फ्यूरान से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसको फ्यूरानोजेस भी कह देते हैं। ठीक है, however the 6-member ring aldopyranose ring is much more stable than the aldofuranose ring and predominates in the aldohexose solution, कि ये हमारे पास जो है 6-member ring जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं as compared to 5-member ring से। Only aldose this having a 5 or more carbon atom can form pyranose ring, के 5 या 5 से ज़्यादा होंगी तो वो तभी जो है वो 6-member वाला pyranose ring की फॉर्म बना सकती हैं। Isomeric form of monosaccharide that differ only in their configuration about the hemiacetal or hemiketal carbon atom are called anomer, के वो आइसोमर्स जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर चेंज होते हैं, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन चेंज है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये एनोमर्स हैं। अब ये इसके स्ट्रक्चर को हम देख लें कि यहाँ से कैसे ये 2 तरह के बने, कि जब ये फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो क्या है कि यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो बनेगा, पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये H ग्रुप यहाँ से रिलीज होके ये O जो नेगेटिव था उसके साथ इसकी अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड बन जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी रह जाएंगी हमारे पास। अब क्या है, कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरी साइड पे क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गई, ये वाली ऑक्सीजन, ये देखिए उसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये H जो था वो एक ऑक्सीजन के साथ लग गया, तो मीन एक साइड पे क्या बन गया, OH बन गया और एक साइड पे H बन गया। अब अगर ये भी हो सकता है कि अब इसको देखें कि अगर ये OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है तो इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, और अगर ये लोअर वाली साइड पे है तो इसको हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। ठीक है, कि इसमें अल्फा और बीटा का क्या फ़र्क है कि अगर OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो वो अल्फा होगा, और अगर OH ग्रुप हमारे पास ऊपर वाली साइड पे है तो वो बीटा होगा। और एक और चीज़, जब आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है तो जितने कार्बन जिस ओरिएंटेशन में यहाँ पे हैं
कार्बन के साथ OH ग्रुप, उसी तरह ये यहाँ भी बनेंगे। जैसे कि ये क्या है, OH ग्रुप डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाली साइड अगर सारी डाउनवर्ड आ रही है तो आप ये देखेंगे पहले जो दूसरी कार्बन है उसके ऊपर OH डाउनवर्ड आ गया, थर्ड वाली में डाउनवर्ड क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका OH डिफरेंट था, तो इसका OH जो है ये अंदर वाली साइड पे आएगा। इसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों आता है। इसके बाद हम देखते हैं 4 वाला OH भी डाउनवर्ड, 5 वाला OH जो है वो उसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ, ठीक है, और 5th वाला वैसे ही कार्बन जो है वो ऊपर वाली साइड पे चली जाती है, ठीक है। तो आपने जब ये इसको रिंग फॉर्म में बनाना है तो ये लास्ट में देखना है कि ये जो थर्ड वाली थी, थर्ड वाली के ऊपर OH ग्रुप जो है वो रिंग के अंदर वाली साइड पे, एक्चुअली ये हमें रिंग के अंदर लग रहा है लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। अब एक इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर क्यों नहीं चला गया, OH नीचे क्यों नहीं चला गया, कि यहाँ पे अगर H होता तो इस H की और इस H की आपस में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती कि एक जैसे एटम जो हैं एक दूसरे को हिंडर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी बजाय यहाँ पे जो स्टेबल फॉर्म जो बन रही है वो यही है कि OH ग्रुप ऊपर होता है और H ग्रुप जो है वो नीचे होता है। हमने देख लिया कि जब 5th कार्बन और 1 कार्बन के ऊपर रिएक्शन होता है हेमी एसिटल वाला, तो हमारे पास क्या है कि रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, और रिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो पहले इसमें 4 कार्बन थी ऐसी जो कि हमारे पास थी कारल कार्बन थी, लेकिन अब एक और कार्बन जो है वो बन जाती है, कारल बन जाती है, या दूसरी की वजह से हमारे पास दो जो हैं और आइसोमर्स बन जाएंगे। अब उन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ये एनोमर्स हैं। क्यों एनोमर्स हैं, कि जो हेमी कीटल वाली या हेमी एसिटल वाली कार्बन थी मेन, ये जो फर्स्ट वाली कार्बन उसके ऊपर अगर OH की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए तो चेंज की वजह से हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये उन्हें हम एनोमर कहते हैं कि अगर ये OH ग्रुप जो है नीचे वाली साइड पे है तो अल्फा होगा, अगर ये OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है तो ये बीटा होगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर जो है 5 कार्बन से होगी तो उसे फुरेनोसिस कहेंगे, अगर 6 मेंबर वाली होगी तो ये हमारे पास जो है हमारे पास पायरेनोसिस वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 6 कार्बन वाली है, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन ये 6 वाली की तरह जैसे हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये उसी शेप में हमें दे रही है ना, तो इसलिए इसको पायरेनोसिस कह रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, ये ज़्यादा सोल्यूशन फॉर्म में पाई जाती है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल पे कार्बन जो होती है हमारे पास, अगर उस पर ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, मीन के ऊपर नीचे लगे हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। दी हेमी एसिटल कार्बन और हेमी कीटल कार्बन जो भी थी हमारे पास कार्बन एटम इज कॉल्ड दी एनोमेरिक कार्बन। दी अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज de-interconverted in the aqueous solution by the process called the mutarotation। कि ये हमारे पास म्यूटारोटेशन की वजह से क्या हो सकते हैं कि आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। दस अ सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अ सॉल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज eventually form identical equilibrium mixture having identical optical properties। कि हमारे पास क्या है कि अगर हम डिसॉल्व कर दें इनको सॉल्यूशन के अंदर तो क्या है, इनके दरम्यान में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितनी अल्फा फॉर्म होगी उतनी ही हमारे पास बीटा फॉर्म भी होगी, और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सेम हो जाएंगी क्योंकि दोनों की अमाउंट जो है हमारे पास सेम है। दिस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1/3 of alpha D glucose and 2/3 of beta D glucose and very small of amount of the linear or 5 member ring glucofuranose form। कि जब हम इसका मिक्सचर देखते हैं तो मिक्सचर में क्या है, बीटा डी ग्लूकोज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके बाद स्मॉल अमाउंट में हमारे पास लीनियर फॉर्म होती है या 5 member रिंग भी स्मॉल फॉर्म में होते हैं। अभी तो हमने ये ग्लूकोज का देखा था मीन की एल्डिहाइड था, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है इसी तरह कीटोन के अंदर भी ये बन सकता है। जैसे हमने ऊपर हेमी एसिटल और कीटल की फॉर्मेशन देखी तो वहां पे भी यही प्रोसेस होता है कि अब सेकंड वाली कार्बन हो सकती है और 5 कार्बन या 6 कार्बन के साथ उसका बॉन्ड बन रहा होगा, तो वो भी हमारे पास अल्फा और बीटा जो है एनोमर्स बना सकते हैं। कीटो हेक्सोसिस
also occur in alpha beta anomeric form. In these compound, the carbon hydroxyl group at the carbon 5 react with the keto group at the carbon 2, forming the furanose or pyranose ring containing a hemiacetal linkage. ठीक है, डी फ्रुक्टोज रेडली फॉर्म दी फ्यूरेनोज रिंग के अगर फ्रुक्टोज है हमारे पास तो उससे फ्यूरेनोज रिंग बनेगा एंड द मोर कॉमन एनोमर ऑफ द शुगर इन कंबाइंड फॉर्म और डेरिवेटिव विद द बीटा डी फ्यूरेनोज कि इसका भी जो बीटा एनोमर है वो हमारे पास ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तो था हमारे पास हेमी एसिटल और हेमी कीटल की फॉर्मेशन के। यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे ये कीटल का बॉन्ड फॉर्मेशन है, हेमी कीटल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसी तरह फ्रुक्टोज की भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की बेसिक के उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या बाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड होते हैं। हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर बनाने आते हो कि रिंग फॉर्म में अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, और जो है हमारे पास स्ट्रेट चेन में जो है हम कैसे बना सकते हैं, या एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या हैं, या स्टीरियोआइसोमर्स वगैरह क्या है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि डील कर रहा है अमाइनो एसिड से, और या फिर आप सिंपली कहें कि प्रोटीन्स क्या होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। एक्चुअली अमाइनो एसिड जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, पर यहाँ प्रोटीन की ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और पेप्टाइड जैसे हमने देख लिया पीछे, कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें मोनोसेक्राइड्स भी होते हैं, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड भी होते हैं, और फिर पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक हैं। वो अगर कुछ अमाइनो एसिड मिलें तो क्या है, वो पेप्टाइड्स बना देते हैं, और पेप्टाइड्स आपस में मिलके प्रोटीन बना देती हैं। अब हम पहले सबसे पहले प्रोटीन की इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, कि अगर प्रोटीन नहीं होती तो हमारे पास जो है लाइफ का एग्जिस्टेंस भी प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस के लिए, बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर के लिए जो है हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन हमारे पास जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स अक्रिंग इन ऑल सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ द सेल, कि ये तकरीबन हर सेल के अंदर जो है प्रोटीन पाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि हर सेल के हर पार्ट के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये कितनी अहम है हमारे लिए। The protein also occur in great variety, thousands of different kinds, ranging in size from relatively small peptide to huge polymer with the molecular weight in the millions. ठीक है, कि ये क्या है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं हमारे पास, जिनका साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्मॉल पेप्टाइड से बनी हुई हैं, और कुछ ऐसे होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा पेप्टाइड मिलकर बने होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मे बी फाउंड इन अ सिंगल सेल, के एक ही सेल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, या डिफरेंट साइज की भी प्रोटीन हो सकती हैं। वो protein exhibit enormous diversity of biological function and are the most important final products of the information pathways। ठीक, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर मूव कर रही होती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो वो भी प्रोटीन के थ्रू जो है वो मूव हो रही होती हैं। प्रोटीन are the molecular instrument through which the genetic information is expressed, कि आपको पता है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, डीएनए आरएनए के अंदर स्टोर होती है। अब वो किस तरह किस फॉर्म में जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होंगी, तो वो प्रोटीन के थ्रू पास आउट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ इनको कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट हैं कि जो इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। Relatively simple monomeric subunit divided provide the key to the structure of the thousand of different proteins, कि हमारे पास अगर हमें
सिंपल जो सब यूनिट हैं इसके मेन जो छोटे बेसिक यूनिट हैं हम उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो वो ही हमारे पास जो है सिंपल वे में डिफरेंट वे में आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट प्रोटीन बनाती हैं। All protein, whether from the most ancient line of bacteria or from the most complex form of life, are constructed from the same ubiquitous set of 20 amino acids, कॉन्वलेंटली लिंक इन अ कैरेक्टरिस्टिक लीनियर सीक्वेंस के सारी की सारी प्रोटीन चाहे वो बैक्टीरिया की प्रोटीन है या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन है वो मोस्टली 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है कि कोवलेंट बॉन्ड उनके दरमियान में हो सकता है और मोस्टली हमारे पास ये कि किस लिंकेज में है लीनियर लिंकेज हो सकता है यंग ब्रांच में, इसको हम देख लेंगे आगे। ठीक है, अब सिंपली एक चीज़ देख लें कि हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं कितने हैं 26। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने हैं 26, लेकिन उनके आपस में डिफरेंट तरीके से मिलने की वजह से क्या है होता है कि हमारे पास डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स बन जाते हैं कि कितने इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये 26 अल्फ़ाबेट के मिलने की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कहा है, यही प्रोसेस है कि 20 हैं अमाइनो एसिड लेकिन वो इतने तरह से मिलती हैं कि इतनी डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन बना देती हैं कि उनके लिंकेज कौन कौन सी मिल रही है, कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 5 अमाइनो एसिड मिलेंगी, कितनी मिलके एक प्रोटीन बनानी है। ठीक है, उनका सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, हर एक इसकी अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट है। अभी हम इसको डिटेल में भी देख लेंगे, लेकिन ये है कि यानी कि जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 और कितने मिलियंस ऑफ वर्ड्स बना दिए उन्होंने, तो यहाँ पे भी क्या है कि 20 अमाइनो एसिड जो कॉमनली अकरिंग है वो जो है मिलके डिफरेंट तरह से हमारे पास प्रोटीन बना सकती हैं। Because linear sequences हो सकते हैं because each of these amino acid has a side chain which distinct chemical properties की हर एक को हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी जो साइड चेन है वो इसको बताएगी कि इसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। दिस ग्रुप ऑफ 20 प्रिकर्सर मॉलिक्यूल में बी रिगार्डेड एज द अल्फाबेट इन विच द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज रिटन के ये हमारे पास क्या है अल्फ़ाबेट्स की तरह हैं जिनकी वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको सिंपली कहा जा रहे हैं कि इनको ऐसे रिगार्ड करते हैं हम लोग कि द अल्फ़ाबेट इन विच द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज रिटन के जैसे हमारे पास इंग्लिश में लिखा जाता है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है इन 20 अमाइनो एसिड को यूज़ करके हम जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं। What is most remarkable is that the cell can produce protein with strikingly different properties and activities by joining the same 20 amino acid in many different combination and sequence के सेल के अंदर क्या है कि है तो ये 20 अमाइनो एसिड लेकिन वो इतने डिफरेंट वे में कंबाइन होते हैं, इतना उनका सीक्वेंस डिफरेंट है कि वो जो है हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन बना सकते हैं। फ्रॉम दीज बिल्डिंग ब्लॉक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन मेक सच वाइडली डाइवर्स प्रोडक्ट्स कि इन प्रोटीन की वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। कौन सी, जैसे एंजाइम हमें पता है प्रोटीन है, हार्मोन्स के अंदर प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं हमारे पास वो आ गए, मसल्स के फाइबर्स, लेंस प्रोटीन ऑफ द आइज के अंदर जो है प्रोटीन है। इसी तरह फीदर्स, स्पाइडर वेब्स, रीनोसिरस हॉर्न, मिल्क प्रोटीन होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, मशरूम के पॉइजन्स हैं, myriad other substances have distinct biological activities। इवन हमारे हेयर्स या हमारी ये जो नेल्स हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं, या इवन स्किन के अंदर भी प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट मिलके हमारे पास ये स्किन बना रहे हैं। मीन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोटीन की वजह से परफॉर्म होती हैं और बहुत ज़्यादा अदर मटीरियल भी जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। Among these protein products, the enzymes are the most
वेरिड एंड स्पेशलाइज्ड, हमें पता है कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक रिएक्टेंट के ऊपर काम करते हैं, उनको प्रोडक्ट में बनाते हैं, हर एक कंपाउंड के साथ अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसको कह रहे हैं कि वेरी स्पेशलाइज्ड हैं और इनकी बहुत सारा वैरायटी भी है हमारे पास। virtually all cellular reaction are catalyzed by the enzymes की वजह से हमारे पास जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस हैं, वो बहुत सारे रिएक्शन भी एंजाइम की वजह से होते हैं। मीन ये अल्टीमेटली तो हमारे पास क्या है कि ये प्रोटीन्स हैं या फिर अमीनो एसिड्स ही हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, और आगे वाले चैप्टर्स में देखना है तो हम तो इसकी बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अमीनो एसिड क्या है। द प्रोटीन आर्किटेक्चर, द अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड with each amino acid residue joined to its neighbor by a specific type of covalent bond। कि प्रोटीन्स क्या हैं कि डिफरेंट अमीनो एसिड पोलीमराइज होके क्या बना रहे हैं, हमारे पास प्रोटीन बना रहे हैं। कैसे वो पोलीमराइज हो रहे हैं कि उनके दरम्यान में एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब मिलती हैं तो उनके दरम्यान में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आगे हम देखेंगे कि वाटर जो है वहाँ से रिमूव होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, अमीनो एसिड रेजिड्यू कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है तो बाकी जो रह रहा है वो रेजिड्यू में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है कि वाटर तो रिमूव हो जाएगा, जब भी एक अमीनो एसिड दूसरी के साथ अटैच होगी तो जो बाकी हमारे पास मेन अमीनो एसिड जो होगी तो वो हमारे पास अमीनो एसिड रेजिड्यू कह देंगे, और यहाँ पे हमारे इनके पास लिंकेज बनता जाएगा और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता जाएगा। The proteins are polymers of the amino acid with each the amino acid residue joined by its neighbor by a specific type of covalent bond। इसको रेजिड्यू क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो वही कि वाटर जो है रिमूव हो रहा होता है इसके अंदर से, इसलिए कहते हैं। The term residue reflect the loss of the elements of water when one amino acid is joined by the another। The protein can be broken down, hydrolyzed to their constituent amino acid by a variety of methods। अगर हम इसका रिवर्स कर दें कि इसकी ब्रेक डाउन कर दें तो क्या होगा कि दोबारा ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वाटर के अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो वाटर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट स्टडी ऑफ प्रोटीन नेचुरली फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस की गई है, ऑन द फ्री अमीनो एसिड ड्राइव फ्रॉम देम, कि वहाँ से जो है कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो ड्राइव की गई हैं, ठीक है। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन, के हमारे पास जो है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। दी फर्स्ट टू बी डिस्कवर वाज द एस्परजीन इन 1806 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। द लास्ट ऑफ द 20th to be found is threonine was not identified until the 1938 तक ये इसको नहीं डिस्कवर किया था। सबसे पहले कि जो की गई थी एस्परजीन थी, और दूसरी जो है हमारे पास जो सबसे लास्ट पे है वो थ्रियोनिन है। ऑल द अमीनो एसिड हैव ट्रिवियल और कॉमन नेम्स, कि जैसे कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते हैं या प्लांट्स के कॉमन नेम होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है कि अमीनो एसिड को भी कॉमन नेम रखे गए हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कि उनकी जहाँ से उनको लिया गया, जो उनका सोर्स था उससे इनकी नेम बन गया, ठीक है। ऑल द अमीनो एसिड हैव ट्रिवियल और कॉमन नेम इन सम केसेस ड्राइव फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड, कि जहाँ से पहली दफ़ा आइसोलेट किए गए तो वहीं से उसका नाम बन गया। जैसे अस्परजीन was first found in aspergus and glutamate in wheat gluten। Tyrosine was first isolated from the cheese, its name was derived from the Greek tyros mean cheese, ठीक है। और इसी तरह चीज़ से निकाली गई थी। ये ग्लाइसिन जो है वो ग्लाइकोज से है, जिसका मतलब होता है स्वीट, was so named because it is in sweet in taste, ठीक है। कि हमारे पास अमीनो एसिड के भी क्या हो सकते हैं कि कॉमन नेम हो सकते हैं, वहाँ से लिए गए जहाँ से इनको फर्स्ट टाइम निकाला गया, ठीक है। अब हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं या उसकी नंबरिंग को देखते हैं कि कैसे उसको 1 2 3 नंबर देना है और क्या क्या इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑफ द 20 ऑफ द अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। हम देखते हैं कि इसको हम अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहते हैं। दे हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड
अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, कि एक कार्बन है उसके साथ एक साइड पे क्या है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है। अगर आप इसको ये माइनस और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है तो 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक इसके साथ बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इसको अगर हम आप जनरली देखें कि ये अगर NH2 होता तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाता, तो ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH लगा होता, मीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता। H अगर इस साइड पे आ जाए तो ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। जस्ट वो इस तरह आयनाइज फॉर्म में रहता है, तो एक माइनस आ जाता है और एक के ऊपर क्या पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, मेन हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और एक साइड पे हमारे पास क्या है, कोई भी R चेन हो सकती है, कोई भी कार्बन लेंथ हो सकती है, और एक साइड पे हमारे पास इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। तो जिस कार्बन के ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और NH ग्रुप भी है, तो उसको हम क्या नंबर देने हैं, अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सब के ऊपर सारी जितनी भी 20 प्रोटीन्स हैं वो अल्फा प्रोटीन हैं, अल्फा अमाइनो एसिड है, मीन इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो है 2 ग्रुप लगे होंगे, NH2 वाला और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अल्फा कह रहे हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइड चेन और आर ग्रुप, हर अमाइनो एसिड दूसरी से क्यों डिफरेंट है, कि उसके आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, which vary in the structure, size and electrical charge and which influence the solubility of amino acid in the water। अब ये R की बेस पे हमने आगे क्लासिफिकेशन भी देखनी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साइज क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी सोलेबिलिटी पे भी फर्क आता है, और इसमें साथ साथ क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ जाएगा। In addition to these 20 amino acids, there are many less common ones, के कुछ और भी amino acids होती हैं लेकिन वो इतनी common नहीं है। Some are residues modified after a protein has been synthesized, कि कुछ जो हैं वो modified हो जाती हैं जब प्रोटीन बनती हैं। Other are amino acid present in living organism, कुछ जो हैं वो living organism में present है, but not as constituent of the protein, कि वो प्रोटीन नहीं बनाती, वो amino acid ऐसे भी एग्जिस्ट करती हैं। The common amino acid of protein have been assigned 3 letter abbreviation and 1 letter। इनको नेम कैसे देखते हैं कि 3 लेटर की एब्रीवेशन देंगे उसको, ठीक है, अभी हम देखेंगे भी, एंड 1 लेटर इसकी सिंबल भी होगी। उसने कहा कि टेबल जो है आप 3.1 को देख लें, हम टेबल 3.1 को पहले देख लेते हैं किधर गया, कि कोई भी हमने कहा कि प्रोटीन है या कोई भी अमाइनो एसिड है, देखें हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड आनी है, तो उनकी कैसे लिखते हैं कि 3 लेटर्स के साथ। हमने जैसे हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन है, तो वो क्या बन जाए, GLY, और इसका जो है एक सिंबल के लिए G लिख दिया, ठीक है। इसी तरह एलानिन है तो ALA है और उसके लिए A लिख दिया, ठीक है। प्रोलीन PRO और P आ गया यहाँ पे, ये तो था इसकी सिंबल। अभी हमने पीछे बात की कि R ग्रुप चेंज होता है, तो R ग्रुप की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप की अमाइनो एसिड्स बनती हैं। जैसे क्या है, R ग्रुप हमारे पास कौन सा है, कि नॉन पोलर है और एलिफेटिक है। एलिफेटिक मीन सिंगल हमारे पास कार्बन की चेन साथ लगी हुई है, तो ये वाली प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होंगी। अगर आर ग्रुप जो है एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक ग्रुप है, तो ये 3 प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आ जाएंगी। अगर आर ग्रुप जो है वो पोलर है लेकिन अनचार्ज मीन न्यूट्रल है, तो ये अमाइनो एसिड्स आ जाएंगी। अगर आर ग्रुप जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो ये 3 आ जाएंगी, अगर आर ग्रुप जो है नेगेटिवली चार्ज है तो ये वाली अमाइनो एसिड हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। हमने इनके स्ट्रक्चर को भी अभी डिटेल में देखना है। अभी तो जस्ट मैं आपको ये बता रही थी कि इसको किस तरह, इनकी सिंबल कैसे होती है और हम इसको कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 लेटर्स हैं और उसके साथ उसकी सिंबल दी होती है, विच आर यूज्ड एज शॉर्टहैंड टू इंडिकेट द कंपोजिशन एंड सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड पॉलीमराइजिंग प्रोटीन, ठीक है। कि हम इसको शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं, एब्रीविएशन इसलिए कर रहे हैं। अभी तो हमने सिंगल सिंगल देखी है, लेकिन जब ये कंबाइन होती हैं
प्रोटीन के फॉर्म में बनाती हैं अमाइनो एसिड, तो हम इसके ये जो 3 लेटर नेम है जस्ट वही लिख लेते हैं और हमें पता होता है ये कौन सी अमाइनो एसिड है इसके अंदर। Two conventions are used to identify the carbon in the amino acid, a practice that can be confusing. क्या आप लोगों ने IUPAC नेमिंग पढ़ी हुई है? IUPAC नेमिंग में हमारे पास क्या था कि हम पेरेंट जो है चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है वहाँ से हम क्या करते हैं उसकी नेमिंग शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास नेमिंग की साइड पे इसके लिहाज से और नेमिंग है और उसकी नंबरिंग क्या होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह की नंबरिंग होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था, पेरेंट चेन के अंदर एक साइड पे क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, तो हम इसको नंबर दे देते हैं पहला। तो इसके लिहाज से अगली कार्बन क्या है 2 3 4 5 6 7 जितनी भी होती है उसको नंबरिंग दे देते हैं। एक नंबरिंग हमारे पास ये है। दूसरी नंबरिंग हमने कह दिया कि दूसरी क्या थी कि हमने कहा कि ये अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, कि अल्फा उस कार्बन को कहा जिसके ऊपर दोनों जो है ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर ये पहली कार्बन यानी कि ये अल्फा इसको कंसिडर किया जा रहा है कि जिसके ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये एक्चुअल में तो कार्बन नंबर 2 है जो कि अल्फा बन रही है हमारे पास, ठीक है। अल्फा के बाद अगली कार्बन क्या होती है बीटा, बीटा के बाद गैमा, गैमा के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद ईटा आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी नंबरिंग चलती है। ये एक नंबरिंग ये है और एक नंबरिंग जो है 1 2 3 वाली है, ठीक है। The additional carbon in an R group are commonly designated name, ठीक है, कि R ये तो एक्चुअली R ग्रुप था, ठीक है, जो कार्बन ये वाली आ रही है 3 से लेके 6 तक हमारे पास जो है ये तो है एडिशनल है, मीन R ग्रुप की हैं, तो उनको कैसे नंबर देते हैं कि ये बीटा गैमा सिग्मा ईटा वगैरह हैं या इससे आगे भी हो तो उसको जो है इसी तरह नेम दी जाती है। एंड सो फॉर प्रोसीडिंग आउट फ्रॉम दी अल्फा कार्बन के हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, अल्फा से करना है, और उसके बाद जो आर की कार्बन होंगी उनको देखना है। फॉर मोस्ट अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन एटम आर सिंपली नंबर फ्रॉम 1 एंड गिविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, कि कार्बन 1 है उसकी प्रायोरिटी को वो पहले पे आएगी, उसके बाद जो है आगे आगे चलता जाएगा टू द कार्बन विद द सब्स्टिट्यूएंट containing the atom of the highest atomic number के उसके बाद जो है हमारे पास जो है हम इधर मूव करते जाते हैं दूसरे वाली साइड पे। Within this later convention the carboxylic carbon of an amino acid would be the carbon 1, ये इसको क्या होना चाहिए carbon 1 होना चाहिए, and the alpha carbon would be carbon 2, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई है ना कि यहाँ पे इस तरह की नंबरिंग में हमारे पास या जो IUPAC वाली नंबरिंग होती है तो कार्बन फर्स्ट कार्बन जो होती है उसी से ही हम लोग 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल वाली है हमारे पास एक ये भी है कि हम इसको अल्फा के नाम से दें, तो अल्फा वाली जो है वो कार्बन नंबर 2 है। इन सम केसेस such as amino acid with the heterocyclic R group, the Greek letter ring system is ambiguous and the numbering convention is therefore used। के मोस्टली हम फिर क्या करते हैं कि अगर कंफ्यूजन से बचने के लिए जो 1 2 3 4 5 वाली है हम इसी को यूज कर लेते हैं। For all the common amino acid except the glycine, the alpha carbon is bonded to a 4 different group, कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, मीन एक साइड पे क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, एक साइड पे एक आर है और दूसरी साइड पे दूसरा आर है, एक साइड पे H है और एक साइड पे R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि सारी अमाइनो एसिड जो है इस R ग्रुप की वजह से डिफरेंट है, लेकिन उसने कहा कि जो ग्लाइसिन है उसके अलावा, तो ग्लाइसिन में क्या है, ग्लाइसिन में इस R की जगह पे भी H लगा हुआ है, ठीक है, इस R की जगह पे भी H है, तो इसमें दो एटम तो क्या हो गए सेम हो गए और जो है दो डिफरेंट है, मीन चारों डिफरेंट नहीं है, इसमें जो है एक्चुअल में 3 तरह के एटम होंगे। इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन जो कि 2 जगह पे लगा होगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि ग्लाइसिन के अलावा जो बाकी सारी हमारे पास अमाइनो एसिड हैं उन पे जो अल्फा कार्बन है उसके इर्द गिर्द जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं, एक तो क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, दूसरा कौन सा है अमाइनो ग्रुप है ये वाला, थर्ड क्या है हमारे पास R ग्रुप है और जो फोर्थ है हाइड्रोजन एटम, ठीक। अब
ग्लाइसिन में क्या है, इन ग्लाइसिन दी आर ग्रुप इज अनदर हाइड्रोजन एटम, के यहाँ पे आर ग्रुप की बजाय ग्लाइसिन में भी हाइड्रोजन ही लगा होता है, इसलिए इसके अंदर 3 डिफरेंट आ गए और बाकी सब के अंदर जो है वो 4 आ जाते हैं। दी अल्फा कार्बन एटम इज दस अ chiral center, ठीक है। जब एक कार्बन के ऊपर जो चारों एलिमेंट लगे हुए हैं वो डिफरेंट हों तो वो कार्बन क्या होती है, कायरल कार्बन होती है, ठीक है। हमने पीछे भी देखा कि हमारे पास जो है हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट कायरल कार्बन देखी, उसकी वजह से हमने ये भी देख लिया था कि मिरर इमेजेस बनते हैं या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनते हैं, उसको हमने देखा था, ठीक है। या स्टेरियो आइसोमर्स बनते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है अल्फा कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है, तो जिसकी वजह से डिफरेंट आइसोमर्स भी बन रहे होंगे हमारे पास। Because of the tetrahedral arrangement of the bonding orbital around the alpha carbon atom, the 4 different group can occupy 2 unique spatial arrangements, ठीक है। दो तरह की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इनकी, एंड 10 अमाइनो एसिड हैव 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स के, इनके भी हमारे पास क्या है कि 2 तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। सिंस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, मिरर इमेज आपने देख लिया था कि लेफ्ट वाली साइड आपको राइट नजर आती है, राइट वाली जो है आपको लेफ्ट नजर आती है। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है कि एक चीज को दूसरी के ऊपर रखें तो क्या है वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो लेकिन जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है उसका मतलब क्या है तो एक जैसे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। जैसे कि हम अपने हमारे हाथ हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, ठीक है। जैसे हम क्लैपिंग करते हैं वैसे नहीं, जो दूसरी साइड है आप खुद इसको रख के देखिएगा कि एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ रखोगे, हाथ तो हमारे एक जैसे हैं, लेकिन क्या है कि जिस साइड पे हमारा थंब है उस साइड पे हमारी लिटिल फिंगर आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी साइड दूसरे वाली साइड पे क्या है कि क्या आ जाएगा कि लिटिल फिंगर और थंब एक साइड पे हो गया और दूसरे वाले साइड पे भी जो है लिटिल फिंगर और थंब एक साइड पे हो जाएगा। मीन कि हम इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि क्या है कि ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। कि ये लग तो हमें एक जैसे नहीं है, लेकिन एक्चुअली में लेफ्ट और राइट वाले का डिफरेंस है। एक साइड पे लेफ्ट है वाली साइड पे हमारे पास थंब है, दूसरी साइड पे राइट वाली साइड पे अगर हम थंब को देखें तो ये ऐसा है। सिंस दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, द टू फॉर्म रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये इनैंशियोमर हैं, जबकि वो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेजेस हों या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों एक दूसरे के, तो इनको हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। ऑल द मॉलिक्यूल विद द कायरल सेंटर आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं कि मीन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे या फिर राइट की तरफ रोटेट कर देंगे। जैसे हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स की देखी है, कॉन्फ़िगरेशन देखी है, तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो कि क्या था कि ग्लाइसल्डिहाइड ली थी जो सबसे छोटी का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या था कि एक ही कायरल कार्बन थी, ठीक है। अब उसके उसके साथ जो OH ग्रुप है, अगर वो लेफ्ट वाली साइड पे लगा हुआ था तो उसको हम एल ग्लाइसल्डिहाइड कह रहे थे। अगर ये जो OH ग्रुप था ये राइट वाली साइड पे लगा हुआ था तो ये इसको हमने क्या कहा कि ये डी ग्लाइसल्डिहाइड था, ठीक है। अब ये हमारे पास है रेफरेंस, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को देखेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी अमाइनो एसिड ले रहे हैं, पहले एलानिन एलानिन ले रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कार्बन एटम्स को हम जैसे इसमें कार्बन एटम एक लाइन में अरेंज थे, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक लाइन में अरेंज कर दिया जितने भी कार्बन एटम्स हैं, और एक साइड पे क्या आ गया, हम H ग्रुप आ गया और एक साइड पे NH ग्रुप आ गया, ठीक है। वहां पे क्या था, OH ग्रुप था, यहाँ पे कौन सी चीज बता रही है, NH ग्रुप, ठीक है। NH3 ग्रुप जो है, अगर ये NH3 ग्रुप की ओरिएंटेशन ऐसी है जैसे कि L ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH की थी, ठीक है। मीन के OH लेफ्ट पे था और ये भी लेफ्ट पे है, तो इसको भी हम L एनालिन कहेंगे। और इसी तरह अगर जो OH ग्रुप इसमें एल्डिहाइड में था और यहाँ पे जो NH3 ग्रुप है उसकी पोजीशन एक साइड पे हो, मीन कि ये दोनों राइट साइड पे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी एलानिन,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, हम इसको डी और एल इसलिए कह रहे हैं कि ये इसकी पोजीशन NH3 की जो पोजीशन है वो लेफ्ट वाली साइड पे है या फिर राइट वाली साइड पे है, और रेफरेंस हमारे पास क्या है, वही कार्बोहाइड्रेट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ठीक है, वो एल भी था और डी भी था। अब यही इसी के बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसे इसकी ओरिएंटेशन को दिखाया गया है, ठीक है। The special nomenclature has been developed to specify the absolute configuration of the four substituent of the asymmetric carbon atom, ठीक है। कि इनके लिए हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, कैसे उसको लिख रहे हैं, जो उसके कार्बन है उसके गिर्द जो चारों एटम्स हैं हमने उनको किस तरह लिखना है। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपल शुगर एंड द अमीनो एसिड आर स्पेसिफाइड बाय द डी और एल सिस्टम, कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे देखते हैं कि वो डी है या फिर वो एल आइसोमर्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। रेफरेंस किसको बनाया गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड को, ठीक है। कन्वेंशन प्रपोज बाय, किसने प्रपोज की थी, एमिल फिशर ने इन 1891। तो आपने वो पीछे फिशर फार्मूला भी देख लिया था कि कैसे होता है। Fisher knows what group surrounded the asymmetric carbon of glyceraldehyde but had to guess at their absolute configuration. His guess was later confirmed by the X-ray diffraction analysis, ठीक है। उसको ये तो पता था कि कायरल कार्बन के साथ जो हैं कौन कौन से ग्रुप हैं, लेकिन उसको उनकी ओरिएंटेशन का नहीं समझ आ रही थी कि वो लेफ्ट वाली साइड पे है या राइट वाली साइड पे है, तो उसने वो दोनों ही ओरिएंटेशन को प्रपोज किया, तो जिसको बाद में कंफर्म कर लिया गया था कि हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस मीन टेक्निक यूज़ करके उसकी पोजीशन को भी चेक कर लिया था। For all chiral compounds, stereoisomers have a configuration related to that of L. Glyceride are designated as L, ठीक है। वो अमाइनो एसिड जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो L ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलती होगी तो उनको हम L जो है अमाइनो एसिड कह देंगे, जो भी उसका नेम होगा। अगर उनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन D वाले से मैच करिए तो उनको हम D अमाइनो एसिड्स कह देंगे, ठीक है। And the stereoisomer related to D-glyceraldehyde are designated as D. The functional group of L-alanine के इस एनालिन के मैच किए गए ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ, ठीक है। The functional group of an alanine are matched with those of the glyceraldehyde by the aligning those that can be interconnected by the simple one-step chemical reaction, कि इनको कैसे अलाइन कर दिया गया कि सिंपल स्टेप से इनको अलाइन कर दिया गया। जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट चेन में थे, ठीक है, तो ये भी हमने उनको स्ट्रेट चेन में कार्बन को रख लिया और फिर यहाँ से इसको चेक किया कि इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है। Thus the carboxyl group of L-aniline occupies the same position about the chiral carbon as does the aldehyde group of the glyceraldehyde, because the aldehyde is readily converted to carboxylic group via the one-step oxidation, ठीक है। कि ये इस कार्बोक्सिलिक की सेम पोजीशन है जो कि एल्डिहाइड की पोजीशन थी। हमें ये पता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो वो भी सिंपली हमारे पास क्या है कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा। How historically the similar L and D designation were used for rotating light to the left and rotating light to the right, कि हमारे पास क्या है कि स्मॉल एल और स्मॉल डी भी यूज होता है। वो किस लिए यूज हो रहे हैं कि वो इसलिए यूज हो रहे हैं कि वो आइसोमर्स जो लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेंगे तो उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट की तरफ मूव कर दें तो वो डी आएंगे स्मॉल डी, ठीक है। अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो उनको एल कहेंगे, ठीक है। कि लीवो रोटेटरी हैं या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। However, not all L अमाइनो एसिड आर लीवर रोटेटरी। ये नहीं है कि हमारे पास जो है जितनी भी L अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होंगी, लीवर रोटेटरी होंगी, ठीक है। वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकती हैं। कैपिटल L तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन से दे रहे हैं और
ये स्मॉल और ये डी और एल तो है कि लो लाइट को किस तरह रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या है कि ये इस दोनों को आपस में क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ये डी और एल तो इनकी पोजीशन की वजह से है कि ये अमाइनो ग्रुप जो है अगर लेफ्ट पे है ग्लिसल्डिहाइड की तरह कि अगर ओ एच ग्रुप उसका लेफ्ट पे था तो ये NH3 ग्रुप इसका लेफ्ट पे है तो एल आ गया, अगर ये NH3 ग्रुप इसका राइट पे है तो वो डी आ गया। और ये एल और डी जो हैं वो इसलिए हैं कि वो लाइट को किस तरह रोटेट करें, ठीक है। By Fisher convention, the L and D refer only to the absolute configuration of the four substituent around the carbon chiral carbon, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताती है ये फिशर कन्वेंशन से कि एल एलानीन और डी एलानीन कौन सी हो सकती हैं। तो ये कार्बन कायरल कार्बन के गिर्द गिर्द जो पोजीशंस हैं उसको बताती हैं। ये उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बता रही, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए एल और डी आएगा हमारे पास। Another system of specifying the configuration around the chiral center is RS system, which is used in the systematic nomenclature of the organic chemistry, ठीक है, and describe more precisely the configuration of the molecule with more than one chiral center, ठीक है। कि एक सिस्टम हमारे पास RS सिस्टम भी है तो उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे हमने सेम किया था उसके लिए ग्लिसल्डिहाइड के लिए हमने तीनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी कि बॉल एंड स्टिक वाला मॉडल भी देख लिया कि NH ग्रुप जो है NH3 ग्रुप लेफ्ट पे है तो एल एलानीन और ये राइट पे है, इन सब के अंदर ये राइट पे है तो ये क्या है डी आ गई, और इन सब के अंदर क्या है ये लेफ्ट पे है तो ये एल आ गई, ठीक है। तो ये वही है कि बॉल एंड स्टिक वाला मॉडल भी है हमारे पास। और दूसरा जो है एक फिशर मॉडल था कि इसमें क्या है कि ये अबव द प्लेन वाली साइड पे आ गई है और ये बिलो द प्लेन वाली साइड पे आ गई कि अबव द प्लेन रीडर के करीब है और जो बिलो द प्लेन है वो रीडर के दूर आ जाती है, ठीक है। कि ये वेज शेप है हमारे पास या फिर हमारे पास ये बॉन्ड के लिहाज से आ जाती है कि ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है और ये वर्टिकल बॉन्ड है, ठीक। तो ये तो था हमारे पास अमाइनो एसिड से रिलेटेड। नेक्स्ट वाले में हम उसके स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में देख लेंगे या डिफरेंट टाइप के बारे में देखेंगे कितनी कौन कौन सी जो हमारे पास जो हैं डिफरेंट टाइप्स की अमाइनो एसिड्स हैं उनके आर ग्रुप में चेंज आ रहा है तो वो कितना चेंज आता है और उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। कि हमारे पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे भी देख लिया कि हमारे पास आर ग्रुप की बेस पे हमने क्या किया कि कुछ नॉन पोलर होती हैं एलिफेटिक होती हैं, ठीक है। और कुछ जो है एरोमेटिक हो सकती हैं और कुछ क्या है एरोमेटिक ग्रुप है उनके साथ, और कुछ के हैं पोलर ग्रुप है लेकिन वो अनचार्ज है, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आर ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो नेगेटिवली चार्ज भी होंगी। तो वो नेगेटिवली चार्ज में अब आपने थोड़ा थोड़ा इनको याद भी करना है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि 3 लेटर सिंबल है और इसको एक साथ 3 लेटर है अब्रिवेशन की और एक जो है उसके लिए सिंबल भी यूज़ करें, ठीक है। लाजमी नहीं है कि एस्पर्टेट के लिए जैसे ये देख लें कि ए ही यूज़ हो, उसके लिए डी भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और एटलीस्ट आप लोगों को इनके 20 के नेम आने चाहिए क्योंकि आगे हमने इधर जाके इनके स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि नेगेटिवली चार्ज में 2 हैं, 2 वो कौन कौन सी हैं, एस्पर्टेट है ग्लूटामेट है। पॉजिटिवली चार्ज में 3 हैं, वो कौन सी हैं, और ये ऊपर वाली जो है इनके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, ठीक है। ताकि अगर आपको आगे कहा कहा भी जाए कि आप जो है स्ट्रक्चर बनाएं या आप ये बताएं कि नेगेटिवली चार्ज कौन सी है पॉजिटिवली चार्ज कौन सी है तो आप उनको इजीली कर सकते हैं।
तो ये तो था आज का लेक्चर। उससे नेक्स्ट पे हम जो हैं वो उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देख लेंगे और उनके डिफरेंट टाइप्स को देख लेंगे और साथ देख लेंगे कि नेचुरली अकरिंग जो हमारे पास हैं अमाइनो एसिड्स, वो हमारे पास क्या है कि वो मोस्टली एल एल स्टीरियोआइसोमर्स हैं। ठीक है, कि डी वाले कम हैं हमारे पास और एल वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर।